ये चौथा वर्ड्स इन द गार्डन फेस्टिवल है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी थी गालिब और मीर की दिल्ली, दूसरी थी गालिब की दिल्ली, तीसरी बापू की दिल्ली, और इस वर्ष हम आप तक ला रहे हैं संस्कृति की दिल्ली। The culture of Delhi is so rich that it can sustain an entire literary festival by itself. In this festival, we celebrate Delhi, we rejoice Delhi. It is centered around some of the legendary figures of Delhi, namely around Delhi's cultural stalwarts, writer Agye, painter Ram Kumar, theatre person Habib Tanveer, and theatre personality Ibrahim Al-Qazi, and Pandit Birju Maharaj. दिल्ली की संस्कृति को सेलिब्रेट करते हुए इस फेस्टिवल में है परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, फोटोग्राफी, फैशन, स्पोर्ट्स और दिल्ली का मशहूर खान पान। फूड टू ब्रिंग अ कल्चरल बोनांजा फॉर दिल्ली ऑडियंस, द स्प्रिंग थिएटर। इस फेस्टिवल में 2 सेशंस हैं, एक विजुअल आर्ट्स पर है और एक पोइट्री पर है, कविता पर है। हमारा प्रयास है कि हम इस फेस्टिवल के माध्यम से दिल्ली की संस्कृति के लगभग सभी पहलू आपके सम्मुख पेश कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, द फेस्टिवल विल ऑल्सो स्क्रीन द मूवी राम कुमार and also features exciting competitions and workshops for school children. Welcome once again to Words in the Garden. आज का पहला सेशन है A Writer in the Capital, Discussion on Agye. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्ये हिंदी भाषा के लेखक, कवि, उपन्यासकार, साहित्यिक समीक्षक, पत्रकार, अनुवादक और क्रांतिकारी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता और प्रयोगवाद आंदोलनों का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने सप्तक नाम की एक काव्य श्रृंखला का संपादन भी किया और हिंदी न्यूज़ वीक दिनमान की शुरुआत भी की। अग्ये ने अपने कुछ कार्यों के अलावा कुछ अन्य भारतीय लेखकों तथा विश्व साहित्य की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। उन पर चर्चा राइटर इन द कैपिटल में भाग ले रहे हैं वसुधा डालमिया, संजीव कुमार और हरीश त्रिवेदी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वसुधा डालमिया जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में हिंदी और आधुनिक दक्षिण एशियाई अध्ययन की प्रोफेसर एमरिटा हैं। उन्होंने एक मोनोग्राफ सहित आधुनिक भारतीय रंगमंच पर व्यापक रूप से लिखा है तथा कई कार्यों का संपादन और सह संपादन भी किया है। वसुधा डालमिया जी। संजीव कुमार जी वर्तमान में देशबंधु कॉलेज में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साहित्यिक आलोचना के अलावा वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर लघु कथाएं और लेख लिखते हैं। श्री संजीव कुमार। श्री हरीश त्रिवेदी दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। आप शिकागो और लंदन के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने हिंदी में भी लिखा है और हाल ही में 16वीं शताब्दी के मुस्लिम भक्ति कवि अब्दुल रहीम खाना पर हिंदी में एक किताब का संपादन भी किया है। मैं आपको से निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर पधारें। हरीश त्रिवेदी जी इस सत्र के मॉडरेटर भी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ इस सत्र को आगे बढ़ाएं। We are here, as we have been told, to discuss the Hindi writer Agye in the context of Delhi. This festival is the celebration of our city of Delhi. And Agye came to Delhi fairly late in his life, and then he stayed here in the second half of his life, and then he stayed here more or less continuously until he passed away. He was born in 1911, he passed away in 1987, thus inhabiting the larger part of the 20th century. He was a poet. Some people believe he was one of the 2 or 3 greatest poets of the 20th century in Hindi. He was also a novelist, and it's difficult to decide whether his reputation as a poet is greater in Hindi or as a novelist. He was extremely innovative in both the forms. He was the first modernist poet in Hindi and the cause of modernism in many other poets, dozens of other poets. As a novelist, he wrote a novel published only
less than 10 years, in two parts, less than 10 years after Godan, Premchand's last novel, and yet it inhabits a different world from anything that Premchand wrote. It marks a tremendous advance after Premchand. Advance not in the sense of being greater, but doing something entirely new. And he also wrote, of course, in other forms. He wrote travelogues, he wrote memoirs, and so on. A long while ago, in the 1980s, when we were celebrating the birth centenary of T.S. Eliot, I wrote on the connection between T.S. Eliot and Agay, and it struck me to say that Agay was the T.S. Eliot of Hindi as a poet. He was the D.H. Lawrence of Hindi as a novelist, and he was also the Harriet Shaw Weaver of Hindi in terms of organizing and financing, in part, working for a number of literary endeavors which consolidated modernity in Hindi in both fiction and in poetry. He is one of my favorite writers in all of Hindi literature, as I'm sure he is of many others. There are a number of younger people here, and I would wish you to go and explore Agay and his works in any forms that you can. As a poet, perhaps in isolated, in terms of single poems to begin with, and then short stories and novels. The language of this session will be Hindi and English both. Agay ने हिंदी में लिखा, तो हिंदी में भी बात करनी बहुत आवश्यक है, और इसका शुभारंभ आरंभ में ही हो चुका है. जो हम लोगों के बारे में कहा गया, विषय के बारे में कहा गया, वो हिंदी में ही कहा गया, हिंदी अंग्रेजी मिला के कहा गया. हमारे जो सहवक्ता हैं इस मंच पर, पहले मैं वसुधा जी से कहूँगा कि वो अग्गे जी के बारे में कुछ कहें. वसुधा जी की विशेष योग्यता है उनके बारे में कहने की, कई कारणों से अग्गे के बारे में. अभी पिछले ही वर्ष उनकी एक पुस्तक आई है, फिक्शन एज हिस्ट्री, द सिटी इन मॉडर्न हिंदी फिक्शन, इन मॉडर्न हिंदी नॉवेल्स. इसमें भी अग्गे का जिक्र है और अनेक और हिंदी के उपन्यासकारों का जिक्र है, और उनके उपन्यासों को इतिहास में आधारित करके, इतिहास में उनका स्थान देखकर लिखा गया है. और इतिहास के साथ भूगोल तो आएगा ही, तो दिल्ली का जिक्र उसमें अवश्य आना होगा ही. जी हाँ, तो वसुधा जी आप आरंभ करें. तो मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगी, माफ़ कीजिए. हिंदी के लेखक के बारे में अंग्रेज़ी में बोलना शायद इसलिए यहाँ संभव भी है क्योंकि उन्होंने जिस उपन्यास के बारे में मैं बात करूँगी वो उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में किया था. तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और अंग्रेज़ी में भी पढ़ सकते हैं, और दोनों वर्जन्स अग्गे के हैं. अच्छा, सो आई हैड द गुड फॉर्चून टू बी विथ and travel in the company of Agay from the late 1960s on. We met first in Germany when he came there with my sister, and soon after that traveled to Amsterdam and the Kröller-Müller Van Gogh Museum, which in those days used to be in Arnhem. We were in Paris together. I remember we saw Stravinsky's Firebird. As also later in Florence and Assisi, he was planning then to write a play on Francis of Assisi. He had traveled all over the world, to California, to the other side of the Pacific, to Japan, a cosmopolitan writer, if there ever was one. He moved easily in urban spaces. But he came to himself in nature, in natural surroundings, as I saw when we had an opportunity to be with him in Binsar, high up in the hills of Kumaon. How did he feel about cities and about Delhi in particular? It is in his fiction that we find the most extensive account
of what was perhaps his own attitude to city space and to Delhi. We find it in the last pages of Shekhar Ek Jeevani, published in the early 1940s, but most of all in Nadi Ke Dweep, set in the years between 1932 and 1942 and published first in 1952. It is a much discussed novel. What has received less critical attention is the novel's near absolute rejection of city life and its comforts, which the most dominant protagonist in the novel, Rekha, equates with the ills of civilization. Instead, there is, in this novel in particular, in a way that I think has not been expressed otherwise or found articulation in Hindi, there is a new celebration of nature, uninhabited, untamed nature, providing for realms of experience far beyond those expressed in the Hindi Romanticist poetry, Chayavad poetry of the 1920s and 1930s. The experience of the self as an island in the stream of life and the moments of intimacy with another made possible in and perhaps even by nature is one powerful frame within which Nadi Ke Dweep moves. It is articulated early on by Rekha in the form of a radical critique of urban middle-class civilization. It's a familiar trope in modernist works. Rekha sees her own existence as a counterpoint to this middle-class sedateness. She is homeless and solitary. I quote, "To me it seems that at most we can be little islands in the stream of life, surrounded by it, yet distinct from it, rooted in the earth, stable, and yet always helpless before the stream, for there is no knowing when a willful wave might come and wash an island away, leaving no trace of it, however beautiful the cover of green might once have been." As the novel opens, New Delhi has been inaugurated. So we are speaking of the early 1930s. Connaught Place, the shopping center of the new city, sees little activity yet and finds bare mention in the novel. Most of the action takes place on the borders of the Mughal city, in the Kashmiri Gate area, near the wall encircling the city that the British rebuilt in 1835 as a structure with double gates. It now carries cannon-shot marks of the 1857 uprising. The area around Kashmiri Gate had evolved as the main shopping center of the European community. Most of their social activities took place here. Rekha and Bhuvan find a measure of autonomy in this space, away from the constrictions of the inner city to which there is no reference in the novel. Rekha is a single woman. She works for her living. These are facts she herself points out, and she dwells on them. As she tells Bhuvan when he receives her at the railway station, she'll be staying at the YWCA while at Delhi. Independent, that is to say, working women, she says, can stay here. The YWCA was then located at Kashmiri Gate, as also the Carlton Hotel restaurant where they often meet. As Rekha sees it, cities are for the civilized, for those who have settled for known patterns of life and into the molds and behavior they call for. Civilization, in fact, is co-eval with the city and middle-class life.
It is characterless, faceless, fraudulent, and hollow. A glittering veil, it covers up all that is natural and spontaneous, whether it be joy or suffering. As Rekha tells Bhuvan in the Carlton Hotel restaurant, deserted in the late evening, civilization is like a gigantic waiting room. Cafes and restaurants are there to pass the time, the means to fill a vacuum. But waiting for what? Time between what and what? Nobody knows. Between the vacuum, there is another. Beyond the vacuum, there is another vacuum. Unquote. The people who constitute this civilization are also vacant themselves, little more than ruins. And in civilization, there is no respite. The circuit of make-believe, suffering, abuse, make-believe spirals on. The marital home can afford no refuge to women such as Rekha. Intimacy and love cannot endure in the constrictions of domesticity. In fact, domestic interiors have little space in the narrative, and the novel's departure from tradition is evident in part from the fact that wives and mothers play practically no role in the narrative. Where domesticity is a combination of insecurity and ephemeral, if any, joy, it can only be like a house built on sand. The banks of the Yamuna play an important role in the last pages of Shekhar Ek Jeevani. They are also the site of a moving episode in Nadi Ki Dweep. As Bhuvan and Rekha walk on a sandy island off the banks of the river, she is Miss Robinson and he her man Friday. He builds a sand castle for her, complete with garden, walls, a moat. I quote, as he worked, he kept up a commentary. That's the house, the forecourt, here we'll have a garden, we'll have to find some orchids to plant here, that's the boundary wall, this is where Friday is going to live, this, unquote. The castle is best demolished before a wave performs the operation or other people find it and discover it, and other people find it and discover its magic. I quote, with a quick movement of his foot, Bhuvan leveled the sand house and the walls. Then stepping forward, he shouted for the boatmen. As they disembarked, he said, and thus Crusoe returned to civilization. However unarticulated in the actual conversation, social norms loom large as backdrop. Rekha and Bhuvan's relationship can have no legitimate place in the urban world, not even in the westernized part of the city that they haunt. Rekha is both single, estranged as she is from her abusive husband, but legally she is still married. For Bhuvan to be with her can lead only to social ostracism for both. For the moment, however, they cast all such considerations aside as they live together in the beautiful natural landscape of Naukochia in Kumaon. It is here that their love can find emotional and physical expression. Rekha and Bhuvan can meet in a Lucknow coffee house, in a Delhi park. They hold conversations in railway carriages. Railway stations are my domain, Rekha says, as they lean over the bridge which arches over and connects train platforms. The movement possible within the anonymity of these public places can afford a certain safety. Here, one's private face can be shown and seen unobserved. As Rekha says, this is perhaps another aspect of the matter of roots. In a moving train, a person like me experiences a sense of freedom,
whereas in any place suggesting stability, I would only be aware of being a misfit and become uncomfortably mute. So please don't pay any attention to the things I say. I say them only in passing. I come then to a reluctant, almost reluctant conclusion. Can Rekha's deeply rooted opinions and attitudes be equated with Aguirre's? We can only guess. Aguirre was a veteran organizer of talent, which he was often the first to spot and nurture. He met the men and women who formed a part of his circle, who contributed to the anthologies and journals he edited in the cities he lived in Calcutta, in Delhi, Agra. He often operated from coffee houses, but at best, he had an ambivalent relationship to cities and surely also to Delhi. Thank you. Thank you, Vasudha ji, for that wonderful evocation of the Delhi that is created in that middle novel by Aguirre. Aguirre ने 3 उपन्यास लिखे. शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में है, 1940 के दशक में शुरू में प्रकाशित हुआ. नदी के द्वीप, जिस पर वसुधा जी बोल रही थी, 1954 में प्रकाशित हुआ. और फिर अपने अपने अजनबी, जिसमें दिल्ली नहीं है, भारत भी नहीं है, विदेश में है वो. तो नदी के द्वीप में, जैसा शेखर में भी, जो मुख्य पात्र हैं वो बहुत शहरों में, बहुत जगहों में आते जाते हैं, पूरे भारत भर में घूमते हैं. लेकिन एक बात नदी के द्वीप में भी है और शेखर में भी है कि दिल्ली का जो चित्रण है, हिंदी के हमारा ख्याल है कोई दूसरा उपन्यासकार ऐसा नहीं हुआ जिसमें जमुना इतनी बहती हो और दिल्ली की जमुना इतनी बहती हो. शेखर का तो अंत ही होता है, एक बहुत ही मार्मिक एक उन्होंने पैराग्राफ लिखा आखिर में. वो कुछ पंक्तियां मैं अवश्य पढ़ूंगा उसकी. वो मुझे अब तक कंठस्थ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ठीक से पढ़ूँ, गड़बड़ करके नहीं पढ़ूँ. 2 भागों का ये उपन्यास समाप्त हो गया है. लाहौर से दिल्ली आया था शेखर नाम का नायक. यहाँ वो बम बना रहा है क्योंकि एक क्रांतिकारी दल में है. अपनी रिश्ते की बहन और उससे भी बढ़कर कुछ शशि के साथ वो रह रहा है. वो कहाँ रहता है? वो जमुना के किनारे रहता है, एक छोटे से घर में. और वहाँ से दाएं हाथ रेल का पुल दिखता है, जमुना का पुल दिखता है. जमुना के एक ही हाथ पुल रहे होंगे तब, लोहे वाला पुल जिसे अब हम लोग कहते हैं, सलीमगढ़ से जो जाता है वो वाला पुल, वो दिखता है. और फिर एक सज्जन आते हैं, एक अतिथि आते हैं, वो भी क्रांतिकारी दल के हैं. और शेखर और वो जाते हैं जमुना पार, पुल पार करके. और वहाँ एक सुनसान गांवों के बीच में, वहाँ गांव ही गांव है और कुछ नहीं है. अब तो ईस्ट दिल्ली नाम से बहुत बड़ी बस्ती बस गई है, जिसमें संजीव जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, अगल बगल रहते हैं. एक बार मैंने सुना था गुरु नानक का एक पद, जो उनका बिल्कुल नहीं है, साफ जाहिर है, लेकिन उनके नाम पे चलता है. नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार. तो उसमें ये संजीव जी भी हैं, हम भी हैं. लेकिन उस ज़माने में जमुना पार कुछ भी नहीं था, बस्ती ही नहीं थी, शाहदरा के पहले कुछ नहीं था. तो वो जगह जो क्रांतिकारी दल के एक दूसरे सज्जन आते हैं, वो नेता हैं, बल्कि सबसे बड़े नेता हैं. तो वो और शेखर और एक और व्यक्ति जाते हैं, कोई ऐसी सुनसान जगह मिले जहाँ कुछ नए पिस्तौल आए हैं, तो उनको फायर करके देखा जाए वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे. जो पहले की कारतूस रखी हुई हैं बहुत दिनों से, वो फुसफुस तो नहीं हो गई हैं, क्या हो गया है. तो वहाँ गोलीबारी थोड़ी करते हैं, फिर लौटते हैं, रास्ता भूल जाते हैं क्योंकि पुलिस की एक जीप दिखती है उनको, तो रास्ता छोड़ के कहीं और चले जाते हैं. वहाँ जब वो वापस रास्ता ढूंढते हैं, जमुना के उस पार हैं, इस पार आना है, एक ही पुल है. तो एक लड़की उनको दिखती है, किसान की लड़की, वो मेड़ चली जा रही है. तो उससे ये लोग पूछते हैं कि जमुना जी कितनी दूर हैं.
आपस में वो लोग जमुना कहते हैं उस नदी को। जब वो लड़की दिखती है, गांव की लड़की, तो उससे पूछते हैं जमुना जी कितनी दूर है, और लड़की कहती है, बिल्कुल मतलब बहुत ही सटीक प्रयोग है, और लड़की कहती है जमुना जी वो उधर 1.5 कोस होंगी, उधर जाके मुड़ जाओ, चले जाओगे। तो पूछते हैं रास्ता है जाने लायक? तो कहती है शेखर से कि तुम तो चले जाओगे, लेकिन ये जो फफ्फस नाथ हैं, मोटे ताजे फफ्फस नाथ, ये नहीं जा पाएंगे शायद। और वो भारत के क्रांतिकारी दल के सर्व प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दोहा लेते हुए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जान गंवाई अपनी, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनको बुरा लगता है, शेखर को और बुरा लगता है कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जमुना पार करके आते हैं, फिर लाहौर को चले जाते हैं, फिर लाहौर में बुलाया जाता है, फिर क्रांतिकारी दल के काम से दिल्ली का रहना समाप्त हो जाता है, शशि का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये पूरा प्रसंग, पूरा उपन्यास समाप्त करते हुए आगे लिखते हैं, प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम बैशाख के फूले हुए पलाश और बबूल, प्रणाम झाऊ के उदास मरमर और धूल के बगुले, प्रणाम 2 पैरों से लाख बार रौंदे हुए रेतीले नदी तट, प्रणाम बही हुई मुट्ठी भर राख। So many people believe that this is one of the most moving conclusions to any Hindi novel ever written. यमुना का तट, दोनों तट और बीच में बहती यमुना, रेतीला तट, सिर्फ पलाश नहीं है, बबूल भी है, सौंदर्य भी है, वास्तविकता भी है। इसी तरह झाऊ के उदास मरमर ये और रेतीला तट, इसकी जो वास्तविकता है और उसकी काव्यात्मकता भी जो साथ साथ है, ये केवल अज्ञेय ही सामने ला सकते थे, मेरा विचार है। संजीव जी, यमुना पार का हमारा जो दृष्टिकोण है, और आप तो हिंदी कथा के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, बहुत कुछ लिखा है आपने इस पे, कहानियों पर भी, उपन्यास पर भी, तो उस परिप्रेक्ष्य में अज्ञेय का दिल्ली से जो संबंध था और अज्ञेय का जो दिल्ली चित्रण है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हरीश, मुश्किल ये है कि मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया हूँ। जमुना पार रहता हूँ, लेकिन जमुना पार का भूगोल खंगालना और अज्ञेय की किताबों में वो भूगोल खासतौर से खंगालना बिल्कुल संभव नहीं हो पाया है। तो मैं किसी और चीज़ पे ही बात करता हूँ। वैसे जब आप कह रहे थे तो मुझे याद आया कि अज्ञेय की कहानियों में भी यमुना पार के इस पूरे इलाके का, जो यमुना का बेड है, उसके हवाले आए हैं। कैसे एक क्रांतिकारी आकर छुपता है वहाँ, झोपड़ी है, रात के वक्त खटखटाता है दरवाज़ा और फिर रात भर वहाँ शरण लेता है। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग अज्ञेय के यहाँ हमें मिलेंगे। दोस्तों, अभी तो दिल्ली के जो हालात हैं उनको देखते हुए मेरे जहन में सबसे मौजूद विषय जो था, मैं उस पर नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं वो विषय आपको बताता हूँ। अज्ञेय ने भारत विभाजन पर कहानियाँ भी लिखी हैं और कविताएँ भी लिखी हैं। वो हिंदी के उन बहुत कम लेखकों में से हैं जिन्होंने भारत विभाजन से संबंधित दंगों को अपनी कहानियों और कविताओं का विषय बनाया। आप सुनकर शायद चकित हो रहे होंगे कि क्या हिंदी में बहुत कम लेखकों ने ऐसा किया है। आप खंगाल के देख लें, हिंदी में पंजाब की तरफ से आने वाले लेखकों और मुसलमान लेखकों के अलावा किसी ने विभाजन के दंगे की नोटिस तक नहीं ली है। उनके लिए जैसे वो कोई विषय ही नहीं था। अज्ञेय उनमें से हैं जिन्होंने सिर्फ नोटिस नहीं ली है, बल्कि तकरीबन 8 कहानियाँ इस विषय पर, जिसमें से शरणदाता तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और उसके अलावा कविताएं लिखी हैं जिन पर मैनेजर पांडे ने भी शायद कुछ काम किया है और वो बार बार उसका हवाला देते रहे हैं। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये पिछले 4-5 दिनों में मुझे लगा कि ये बहुत प्रासंगिक विषय हो सकता था, और ये 4-5 दिन तैयारी का वक्त देने वाले दिन नहीं थे। तो मैं जिस चीज़ पर बोलने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं शायद उस पर फोकस्ड रहूँगा, वसुधा जी तो बहुत ही केंद्रित होकर बोलती हैं, और एक बार मेरा एक व्याख्यान सुनने के बाद इन्होंने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ों पर नहीं बोल रहे थे। तब मुझे ये महसूस हुआ कि वो मुझे एक सीख दे रही हैं कि अगर पास में 4-5 तरह के विषय उलझ रहे हों तो उनमें से एक को चुनो, उस पर टिको एक व्याख्यान के लिए।
मैं कर पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तो अज्ञेय का हिंदी में रिसेप्शन जो हुआ, उसकी दो बड़ी कमियां क्या रहीं, मैं इसके बारे में आपके सामने कहना चाहता हूं। उनको हिंदी में किस तरह पढ़ा गया और उस पढ़े जाने में क्या झोल हैं। झोल तो आप समझते हैं ना, बिल्कुल तना हुआ साफ सुंदर बिस्तर, तनी हुई चादर कितनी अच्छी लगती है, पर उसी के बीच में सलवट हो, अच्छी नहीं लगती है। हम उसे अपनी और चलताऊ शब्दावली में गड्ढा भी कहते हैं कि उस विश्लेषण के, उस रिसेप्शन के गड्ढे क्या हैं। तो उसका एक बड़ा झोल तो है जो शीत युद्ध से जुड़ा हुआ है। अज्ञेय चाहे अनचाहे उस शीत युद्ध की राजनीति में घिसटे, उसका हिस्सा बने, और हिंदी में उनकी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को सिर्फ इसलिए अनदेखा किया गया, या आप कहें कि हिंदी के एक बड़े वर्चस्वशाली विमर्श के द्वारा अनदेखा किया गया, जिसे वैसे अनदेखा न किया जाता अगर वो शीत युद्ध का दौर न होता। और ये जो लड़ाई थी, अज्ञेय खुद उसके लिए एक ज़मीन दे भी रहे थे। आप याद रखिए कि अज्ञेय हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन के साथ थे, और 1942 में एंटी फासिस्ट मोर्चा जो भारतीय लेखकों का बना, उसका अंग्रेज़ी में उसके प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाले लेखक अज्ञेय थे। और शिवदान सिंह चौहान ने वो उद्धृत किया, इसीलिए मैं दौड़ के नीचे भी गया था कि वो किताब साथ में रहे तो मैं आपको वो ज़रूरी हिस्सा पढ़ के सुना पाऊँगा। उसका जो अंग्रेज़ी में मसौदा अज्ञेय ने बनाया था, उसका हिंदी तर्जुमा, उसका कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हम भारतीय लेखकों का फासिज्म से कोई सामंजस्य नहीं है। फासिज्म एक अपरिचित शत्रु नहीं है। फासिज्म के अनिवार्य संस्कृति विरोधी तत्व की उपेक्षा करने या उसकी ओर से आंख मींचने का मतलब स्वेच्छा से अपने को एक बर्बर आक्रमणकारी की लंबी और घातक गुलामी का शिकार बनाना होगा। आज की दुनिया में फासिस्ट जीत का मतलब एक नए अंधकार युग की शुरुआत होगी, और इस संकट को दूर करने में भारतीय जनता को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। उन्हें सोवियत संघ की बहादुर जनता, वीर चीनी राष्ट्र और सारे देशों की फासिज्म विरोधी जनता के साथ एक होना होगा। सोवियत संघ शब्द को हटा दें तो ये बिल्कुल आज का वक्तव्य नहीं लगता। ये बहुत कमाल की बात है। तो अज्ञेय स्वयं उस धारा से जुड़े हुए थे, लेकिन ये फासिज्म नाम का शत्रु जब बीच से हटा तो आपको पता है कि पूरी भूमंडलीय राजनीति में दो विरोधी खेमे आमने सामने आ गए। और मतलब अज्ञेय एक तरह से इसका शास्त्रीय उदाहरण है, जिसे हंटिंगटन कहता है कि बीच में जिस पर वार कर रहे थे वो बीच से हट गया और अब आमने सामने वार होने लग गए। तो एक तरफ सोवियत ब्लॉक और दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी खेमा जो समाजवाद के खिलाफ था। उसकी लड़ाई संस्कृति के क्षेत्र में भी चली, और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के इंडियन चैप्टर के साथ अज्ञेय का गहरा जुड़ाव था। उस कांग्रेस और कल्चरल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ जिसको CIA की ओर से फंडिंग थी। ये बात 60 के दशक के उत्तरार्ध में खुलकर सामने आई, और एनकाउंटर जैसी पत्रिका के स्टीफन स्पेंडर जैसे बड़े संपादक, उसके बाद फ्रैंक करमोट जैसे संपादक ने इस खुलासे के बाद अपना इस्तीफा भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये CIA की फंडिंग है तो हम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो यह अकारण नहीं था। जो शीत युद्ध के दौर में अज्ञेय के साथ हिंदी के एक बड़े लेखकों के हिस्से का संबंध बना, वो अकारण नहीं था। लेकिन उस संबंध की वजह से अज्ञेय की कितनी ज़रूरी चीज़ें गौर नहीं की जा सकीं, ये देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है। और मुझे ये लगता है कि कम से कम आज के समय हम उस हालत में पहुंच गए हैं जहां वो शीत युद्धीय मुहावरे हमारे लिए बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं। हमारे लिए उनका अब कोई भी मतलब नहीं है। मुझे याद आता है कि उसी शेखर एक जीवनी में एक हिस्सा है जिसमें शेखर को उसका मकान मालिक नहीं, शेखर को उस शशि का ससुर ये कहकर घर से धक्के मार के निकालता है कि ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट कहीं का। हमारे एक आलोचक हैं प्रेम सिंह, उन्होंने इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा है कि देखिए साहब, अज्ञेय दोनों तरफ मलाई मारना चाहते हैं। वो नॉन कम्युनिस्ट या एंटी कम्युनिस्ट भी बने रहना चाहते हैं और कम्युनिस्टों की भी सहानुभूति ले लेना चाहते हैं, इस तरह की बात कह के। लेकिन जो चीज़ मिस कर गए वो ये कि अज्ञेय को इस चीज़ की बहुत गहरी समझ थी
कि जो प्राक आधुनिक है, प्री मॉडर्न मिजाज है, उसके लिए हर आधुनिक एक कम्युनिस्ट है। और यहीं प्राक आधुनिक के सामने दो आधुनिक मिजाजों के साझा ज़मीन तैयार होती है। आज उस साझा ज़मीन की बहुत गहरी ज़रूरत है, आप महसूस करेंगे। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़कर निकला हूँ और मुझे बिल्कुल याद है कि मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का खासतौर से मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिंदी विभाग से पढ़ाई की, उस हिंदी विभाग में उस विचारधारा का लगभग वर्चस्व था जिसका वर्चस्व आज आप मुल्क में देख रहे हैं। तो मुझे याद है कि हमारे एक प्रोफेसर के सामने एक निमंत्रण पत्र रखा गया। उस निमंत्रण पत्र पर 3 नाम थे, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी। उन्होंने ये कह के उसको किनारे फेंका कि ये कम्युनिस्टों का आयोजन है। और मुझे ये लगा, खैर मान लीजिए निर्मल वर्मा के बारे में वो अर्ली 90s में न जानते हों कि निर्मल जी हिंदुत्व की काफ़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो पुराना उनका इतिहास, जो उनका 50s का इतिहास होगा, उसको याद रखा हुआ हो उन्होंने। पर अशोक वाजपेयी के बारे में भी उनको नहीं पता था कि उनको किसी भी कोने से कम्युनिस्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो एक प्राक आधुनिक मिजाज था, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, जिसके लिए वो लोग जो नई कविता से जुड़े हुए थे, वो लोग जो रस सिद्धांत का विरोध करते हैं, वो लोग जो शास्त्रीय शब्दावली में बात करने को बुरा मानते हैं, वो लोग जो रैशनैलिटी की बात करते हैं, जो तार्किक तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, शास्त्र के हवाले से नहीं देखना चाहते हैं, वो सभी कम्युनिस्ट हैं। और शशि के ससुर के लिए अगर शेखर कम्युनिस्ट है तो वो इसलिए है कि वो बहुत अनकन्वेंशनल किस्म के रिश्तों में जीने वाला आदमी है। अब मेरा अपना अनुभव है कि हिंदी के जो पुराने कम्युनिस्ट रहे हैं वो काफ़ी कन्वेंशनल, काफ़ी रूढ़िगत रिश्तों में जीने वाले रहे हैं, और जो आधुनिकतावादी रहे हैं, मॉडर्निस्ट जिनको हम कहते हैं, जो उनके विरोधी थे, वो शायद ज़्यादा परंपरा विरोधी रिश्तों को जीते रहे अपने जीवन में। लेकिन ये परंपरा विरोधी रिश्तों को अपने जीवन में जीने वाला आदमी या परंपरा विरोधी मिजाज रखने वाला आदमी कम्युनिस्ट होता है, यह एक सामान्य धारणा लोगों के बीच में थी, जिसको अज्ञे ने पकड़ा। और अभी जब हरीश पढ़कर सुना रहे थे वो हिस्सा कि ये लोग आपस में जब बात करते हैं तो उसको जमुना कहते हैं, लेकिन जब लड़की दिखती है तो जमुना जी निकलता है। आप सोचिए कि एक लेखक का ये कैसा गजब का इंट्यूशन है, और संभवतः ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ होगा। अज्ञे से लिखते हुए अचानक उनको लगा कि हाँ, ऐसी हालत में अगर एक लड़की होगी जो ग्रामीण बाला होगी तो उसके सामने ये लोग किस तरह जमुना को संबोधित करेंगे, जमुना की बात किस तरह करेंगे। तो अज्ञे की बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शीत युद्धीय पक्षधरता के कारण उनकी भी और उनके विरोधियों की भी किनारे रह गई, उनको देखा नहीं जा सका। शुरू में हरीश ने बिल्कुल सही कहा कि गोदान के प्रकाशन के बमुश्किल 5-6 साल के बाद आपके सामने एक ऐसा उपन्यास आता है जो गोदान से बिल्कुल अलग है, हिंदी उपन्यास में एक नई ज़मीन तोड़ रहा है। मैं उसी समय याद कर रहा था कि 1934 में गैंग्रीन रोज़ जैसी कहानी आती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि 1934 में 30 के दशक के मध्य में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसमें कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, जो बिल्कुल 50s में लिखे जाने वाली नई कहानी के मुहावरे में आने वाली कहानी है। वो जो समय था 30 का दशक, उस समय लगातार ऐसी ही कहानियाँ लिखी जा रही थी जिनमें बाकायदा एक कथानक होता था। कथानक होने का मतलब है कि आप पढ़कर वो स्ट्रक्चर उसमें ढूंढ सकते हैं, वो संरचना उसमें ढूंढ सकते हैं जिसमें कोई संकट आता है और एक द्वंद्व के माध्यम से वो अंततः किसी समाधान तक पहुंचता है, वहां जाकर कहानी खत्म होती है। लेकिन आप गैंग्रीन कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन का एक टुकड़ा काट कर आपके सामने पेश कर दिया गया है, जो कि 50 के दशक के मध्य में जाकर हिंदी कहानी में आया। हालांकि उसके बाद खुद अज्ञे ने बहुत पारंपरिक किस्म की कहानियां लिखी, लेकिन अचानक उनके यहाँ एक समय एक ऐसी कहानी 1934 में आ जाती है जिसको मैं नई कहानी का जन्मदाता मान सकता हूँ। अज्ञे के यहाँ जो दूसरा झोल है उनके रिसेप्शन में, मैं जो कहूँ और मैं कहूँगा कि वो हिंदी शोध का अपना जो एक चला आता हुआ लद्दड़पन है उसकी वजह से है, वो ये कि उनको हिंदी कथा साहित्य में मनोविश्लेषण का एक खेमा बनाकर उसमें रखने की कोशिश की गई। मनोविश्लेषण का खेमा बनाने का मतलब है कि जो फ्रॉयड, युंग और एडलर के विचारों से प्रभावित हिस्सा है, जिसने बाकायदा
फ्रॉयड के मनोविश्लेषण पद्धतियों का अपने उपन्यासों में इस्तेमाल किया है। बहुत हल्के तरीके से इस बात को कहने से मुझे भी कोई गुरेज नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे और नए तरीके से सोच रहे थे। तो मनुष्य के पास एक अनकॉन्शियस होता है और उसका जीवन उस अचेतन की प्रेरणाओं से बहुत हद तक निर्देशित होता है। इसको अज्ञे ने अपनी कहानियों में दिखलाना चाहा हो, इसको मानने से मुझे कोई इनकार नहीं है। उपन्यासों में दिखलाना चाहा हो, मुझे इनकार नहीं है। लेकिन हिंदी में जब अच्छे अच्छे लोगों ने शोध किया तो उन्होंने बाकायदा फ्रॉयड के सिद्धांत उठाए और उनका एप्लीकेशन दिखाने की कोशिश की शेखर एक जीवनी में, जो कि खासा हास्यास्पद है। मैं वो उदाहरण आपके सामने नहीं रखूंगा। वो उदाहरण संभवतः हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के बीच और शिक्षकों के बीच ही रखे जाने लायक होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल छोटा सा आपको नमूना देता हूं जिससे आप ये समझ सकें कि वो क्या चीज़ रही होगी। देवराज, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, दो देवराज रहे हैं, एक देवराज और दूसरे देवराज उपाध्याय। दोनों का मनोविज्ञान के हिंदी के मनोवैज्ञानिक स्कूल से संबंध माना जाता रहा है। तो देवराज उपाध्याय जी का एक शोध प्रबंध है जो हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों पर है। उसमें उन्होंने बाकायदा शेखर एक जीवनी के लिए ये लिखा कि आपको पढ़ते हुए इस उपन्यास को ऐसा लगता है कि चित्त विश्लेषण शास्त्री ही इस उपन्यास को लिख रहा हो। और अज्ञे जो है उसके सामने फांसी, उपन्यास की कथा इस तरह है कि वो शेखर जेल में बंद है, उसको फांसी दी जाने वाली है और उससे पहले वो अपने पूरे जीवन को याद कर रहा है। तो वो उपन्यास उस जीवन को याद किया गया है। इसलिए उपन्यास भले ही थर्ड पर्सन नरेशन में चलता हो, यानी शेखर उसमें तृतीय पुरुष के रूप में आता हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एक रिस्ट्रिक्टेड वेंटेज पॉइंट से लिखा हुआ उपन्यास है, शेखर की जगह से लिखा हुआ उपन्यास है। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये जो फांसी है ये चित्त विश्लेषण करने वाला डॉक्टर है और उसके सामने आने से शेखर के चित्त पर पड़ी हुई प्रतिरोध की सारी परतें झड़ गई हैं। रेजिस्टेंस कहते हैं कि जब कोई साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट आपको अपने सामने बिठाता है और आपसे पूछना चाहता है आपकी बातें, तो सचमुच का मनोरोगी अपने अंदर की बातों को निकलने देने से रेजिस्ट करता है। वो जानबूझ के रेजिस्ट नहीं कर रहा होता, उसको नहीं पता होता है कि उसके मन में ये बात है, लेकिन उससे जब निकलवाया जाता है तो वो रेजिस्ट करता है। जिसके बारे में जब फ्रॉयड से पूछा गया कि भाई क्यों रेजिस्ट करेगा, अंदर की जो बात आ रही है उसको क्यों रोकेगा वो, तो फ्रॉयड ने कहा कि आप दांत निकलवाने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके दांत में दर्द है और जब वो चिमटा लगाता है तो आप नहीं करते, आप नहीं रोकना चाहते उसको, आप नहीं चाहते कि उसका हाथ पकड़ के अलग कर दें। वो तो आपको दर्द से मुक्त करना चाहता है, आपका दांत खींच के निकाल देगा, आप दर्द से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उस समय जो पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, दांत में यूं ही दर्द होते रहना एक बात है और निकालने के वक्त पीड़ा का चरम पर पहुंचना एक अलग चीज है। आप उस पीड़ा से बचना चाहते हैं। तो जो मनोरोगी का रेजिस्टेंस है वो यही रेजिस्टेंस है, वो बचना चाहता है उस पीड़ा से, जो पीड़ा अपने अनकॉन्शियस में धंसी हुई स्मृतियों को बाहर निकालने से होगी। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है उसको, वो उसका सामना नहीं करना चाहता है। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे पूरा का पूरा उपन्यास उस प्रतिरोध की परतों के झड़ने के बाद निकला हो। अब आप समझिए कि साइको एनालिसिस के एक मेटाफर में पूरे शेखर एक जीवनी को बांध दिया गया और मैंने दिखलाने की कोशिश की है थोड़े विस्तार के साथ कि ये कितना हास्यास्पद है। आप अगर तमाम और शर्तों को लागू करने की कोशिश करें तो पाएंगे कि ये मामला तो कहीं से बनता ही नहीं है, ये केस नहीं बनता है शेखर की जीवनी के साथ। ऐसा और भी हुआ है। अब मैं इसको समेट ही रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये और ज्यादा लंबा नहीं चलाया जा सकता और संभवतः कुछ प्रश्न आएंगे तो बात भी होगी। आप तैयारी करके नहीं आए हैं तब ये हाल है। ये असल में पहले की तैयारियां हैं, हिंदी का विद्यार्थी हूं ना। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, ये परंपरा आगे चली। मतलब शेखर एक जीवनी पर मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को लागू करने की यह परंपरा लगातार कायम रही। मेरे पास उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। दौड़ दौड़ के मैं जो किताबें ला रहा था वो उन उदाहरणों से भरी हुई किताबें हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ अपने संतोष के लिए अपने पास रखता हूं। आपको वो सुना के बोर नहीं करने वाला हूं। असली जो बात है वो ये कि ये जो दूसरी चीज थी, मनोविश्लेषण के खांचे में कथाकार अज्ञेय को फिट करने की कोशिश, इसने भी अज्ञेय का बहुत नुकसान किया। इसकी वजह से जो अज्ञेय की अपनी विशिष्टता थी वो उसकी ओर गौर करना रह गया। संभवतः हिंदी के जो शोधार्थी थे
वो उन विशेषताओं की ओर गौर कर सकते थे अगर वो प्री ऑक्यूपाइड नहीं होते इस चीज़ से कि इसमें मनोविश्लेषण के सिद्धांतों को ढूंढ निकालना है। और मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि ये क्यों हुआ, आखिर क्यों मनोविश्लेषण के सिद्धांतों की ऐसी तलाश करने की कोशिश की गई। मेरा अपना मानना है कि हम जब वास्तविकता को देखते हैं तो हमारे मन में आख्यान के अपने खांचे होते हैं, उन आख्यान के खांचों से ही हम वास्तविकता को भी देखते हैं। तो एक कथानक रूढ़ी है, एक मोटिफ है कि कोई बढ़िया किस्सा तब बनेगा जब ए के खिलाफ, जो कि बहुत बड़ा है, बी उतना बड़ा ही बी खड़ा कर दिया जाए प्रतियोगिता में। तो अगर एक तरफ दिलीप कुमार है तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन हो, तब सिनेमा जमेगा मामला, और दोनों के पास बराबरी के डायलॉग हों, तब देखा जाएगा किसने किसको डाउन किया। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास का अध्ययन करने के क्रम में जब यह बात सामने आई कि मार्क्स से प्रभावित एक बड़ी धारा 1936 के बाद दिखलाई पड़ती है, जिसमें कई उपन्यासकारों के नाम लिए जा सकते हैं, तो संभवतः हिंदी उपन्यास का आख्यान रचने वालों के अंदर ये लोभ पैदा हुआ कि ऐसा ही एक टावरिंग फिगर इसके खिलाफ भी दिखना चाहिए। तो जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा चल रही थी, जो सचमुच मनोवैज्ञानिक थी, उसको मनोविश्लेषण से जोड़ने के लिए और उसको फ्रायड के साथ जोड़ने के लिए एक बाकायदा कोशिश की गई। और फ्रायड सचमुच एक इस तरह का बड़ा बुद्धिजीवी था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि साहब कोपरनिकस के बाद जिसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, और डार्विन के बाद, संजीव जी अंतिम वाक्य और डार्विन के बाद जिसने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, यही आदमी था जिसने हमें दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखने के लिए बाध्य किया। तो यही व्यक्ति खड़ा किया जा सकता था और यही कथानक रूढ़ी थी जिस पर हिंदी उपन्यास के आख्यान का यह आख्यान खड़ा हुआ, जिसमें अज्ञेय शिकार हुए। धन्यवाद। संजीव जी, आपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर अज्ञेय को देखा और बड़े विस्तार से जोड़ा और उसका तात्कालिक अर्थ भी समझाया आजकल की दिल्ली से। एक बात आपने और कही कि अज्ञेय के प्रति अन्याय हुआ है। हिंदी आलोचना में कई चीज़ें अनदेखी रह गई हैं। कई और लोग भी कहते हैं कि अज्ञेय के प्रति बहुत अन्याय हुआ है, और वो ये कहते हैं कि अज्ञेय के प्रति अन्याय प्रगतिशील आलोचकों ने किया है, प्रगतिवादियों ने किया है। उन्होंने तरह तरह के आक्षेप लगाकर अज्ञेय को दरकिनार किया है। जो प्रगतिवादी थे, वामपंथी थे, सचमुच जिनको कम्युनिस्ट कहने में गर्व था, कहलाए जाने में, उन्होंने अत्याचार किया है अज्ञेय के प्रति, और उनके बरक्स और तरह तरह के लेखक और बड़े बता दिए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, एक वहाँ अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं, आपके श्रद्धेय हैं, मेरे भी मित्र हैं, इलाहाबादी मित्र हैं मेरे, नित्यानंद जी, पंडित नित्यानंद तिवारी जी, वामपंथी हैं। उन्होंने अज्ञेय की जन्म शताब्दी के अवसर पर भरी सभा में कहा कि अज्ञेय से अच्छे कवि तो बद्री नारायण हैं। अब आप ये बताइए कि बद्री नारायण कौन है? केवल वामपंथी हैं, कवि नहीं है शायद, लेकिन अज्ञेय से बढ़ के उनको बताया भरी सभा में। तो अज्ञेय के प्रति अत्याचार करने वाले, अज्ञेय के प्रति अन्याय करने वाले, अज्ञेय के प्रति अज्ञेय की उपेक्षा करने वाले तरह तरह के रंगों के लोग मिलेंगे, और ये अज्ञेय को भी जीवन भर लगता रहा। अंत में खासकर मुख्य बात इसमें क्या है कि हर एक उपन्यास में, कविता में तो उतना नहीं, लेकिन उपन्यास में व्यक्ति भी होता है, समाज भी होता है। व्यक्ति समाज में ही स्थान पाता है, लेकिन व्यक्ति का जो आंतरिक चरित्र है, जो चरित्र वो अपने आप गढ़ रहा है, उसमें समाज की क्या भूमिका है, ये हर एक उपन्यासकार अलग अलग तरह से समझाता है। इसमें जिस उपन्यास की बात अभी वसुधा जी कर रही थी विस्तार से, नदी के द्वीप, उस नाम की एक कविता भी है अज्ञेय की, और व्यक्ति और समाज का संबंध जितना सुंदर उसमें कहा गया है, उतना हिंदी में शायद ही किसी ने कहा हो। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। जो द्वीप है, अकेला है नदी में, वो द्वीप नहीं चाहता है कि नदी उससे रिश्ता काट ले, अपना नाता काट ले, बह जाए, कहीं और चली जाए, वो लगातार बहती रहे और द्वीप का आकार बदलती रहे, उसको नया गढ़ती रहे।
वही समाज और व्यक्ति का संबंध अज्ञेय ने माना है, और वही व्यक्ति और समाज, इससे सुंदर रूपक भी बहुत कम है व्यक्ति और समाज के अंतर संबंध के। संक्षेप में आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं वसुधा जी, कि आपका तो व्यक्तिगत संबंध था अज्ञेय से जब वो दिल्ली में रह रहे थे कि विंटर्स ईस्ट में, उसके पहले से भी, उसके बारे में कुछ बताएंगे या चाहे तो न बताएं? देखिए वो ठीक है क्योंकि उनके साहित्य में नहीं आता है, वो उनके साहित्य में नहीं आता है, साहित्य में उसका चित्रण नहीं है उस अंत के वर्षों का। उसका चित्रण एक ही जगह मुझे मिला है, इला डालमिया का उपन्यास छत पर अपर्णा में। उसमें लगभग स्पष्ट रूप से अज्ञेय की छाया है, बड़ी छाया है, और उसमें अनेक प्रकार के मार्मिक प्रसंग हैं उसके, लेकिन उसको वो अज्ञेय का लिखा नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में और आता है और इसी से समाप्त करते हैं कि जैसे व्यक्ति और समाज का संबंध है, उसी प्रकार हम किसी भी लेखक से ये अपेक्षा करते हैं कि चाहे जितना वो मानव मन के अंदर चलता चला जाए, बैठता चला जाए, वो समाज के बारे में भी कुछ न कुछ कह ही रहा है, क्योंकि मनुष्य का अंतर मन जो है वो भगवान का गढ़ा हुआ सीधे थोड़े है, वो भी समाज का, इतिहास का, भूगोल का गढ़ा हुआ है। तो इन दोनों का क्या संबंध बनता है? बड़ा उपन्यासकार, महान उपन्यासकार हमें इसके बारे में नई दृष्टि देता है, और ये अज्ञेय में थोड़ा अधिक है और लोगों में थोड़ा कम है। कई लेखक ऐसे भी हुए हैं हिंदी समाज में जिनमें समाज इतना प्रमुख है कि व्यक्ति की आंतरिकता पर उतना ध्यान ही नहीं गया है। इन दोनों का निर्वाह समान रूप से करने वाले लेखक बहुत कम हैं हिंदी में, और अज्ञेय उनमें शीर्ष पर है मेरे मन में। लेकिन इसमें एक दुराग्रह भी हो जाता है। दुराग्रह ये हो जाता है कि हम चाहते हैं कि उपन्यासकार हमको उसी प्रकार का ब्यौरा दे जो इतिहासकार देगा या जो समाजशास्त्री विद्वान देगा। नामवर जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि उनसे कहा गया कि किस सूद का प्रतिशत कितना है, खोरी जिन लोगों ने पैसा दिया है, ज़मीन किसकी है, क्यों उसको हटा दिया गया। तो नामवर जी ने कहा कि प्रेमचंद उपन्यासकार थे, पटवारी थोड़े थे। तो इसी तरह इस प्रकार का ब्यौरा अगर आप लेना चाहते हैं तो समाजशास्त्र में जाइए, इतिहास में जाइए, परोक्ष रूप से और बड़े गहरे रूप से वो ब्यौरा आपको मिलेगा उपन्यासकार में, जो समाजशास्त्री नहीं कर पाएंगे, इतिहासकार भी नहीं कर पाएंगे। इन दोनों से अलग अपेक्षाएं कीजिए। इसमें अज्ञेय की दिल्ली के बारे में एक बात और कहूँगा। अज्ञेय की दिल्ली कौन सी दिल्ली है? उसमें नई दिल्ली का डेविकोज आता है, लेकिन बाकी सब पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली है, सिविल लाइंस वाली दिल्ली है, जमुना के किनारे वाली दिल्ली है, बेला रोड, रामकिशोर रोड, स्विस होटल, इन सब की दिल्ली है। और इस सब का इतना सजीव चित्रण किसी और ने किया हो, किसी और उपन्यासकार ने हिंदी में, मुझे नहीं पता। एक और उनका उपन्यास है जो मुझे बहुत प्रिय है, अधूरा रह गया वो, उनके मरणोपरांत छपा, इलाजी ने छापा, छाया मेखल। छाया मेखल की जो दिल्ली है वो अद्वितीय दिल्ली है, और सिर्फ इसलिए कि उपन्यास अधूरा रह गया इसलिए उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं गया है उसमें। और दूसरी इसमें भी आता है कुत्सियाबाग की दिल्ली, रामकिशोर रोड की दिल्ली, ये सब दिल्ली जो है वही अज्ञेय की दिल्ली है। क्यों? 1920 की दिल्ली है, 1920 के अंतिम वर्षों के दशक के, 1930 के दशक की दिल्ली है, 1940 के दशक की, जब वो ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ काम कर रहे थे तब की दिल्ली है वो दिल्ली हमारे मन से करीब करीब मिट गई है। दिल्ली इतना बढ़ गई है, एनसीआर इतना बढ़ गया है कि वो दिल्ली लगभग लुप्त हो गई है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर वो हमें दिल्ली अपने मन में फिर जगानी है तो अज्ञेय से बढ़ के पथ प्रदर्शक बहुत कम मिलेंगे आपको हिंदी साहित्य में। अज्ञेय के लेखन के अनेक आयाम हैं, कवि के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, और उनमें से वसुधा जी ने और संजीव जी ने अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला। मुझे आशा है कि आप सब में अज्ञेय के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ी होगी कि इस लेखक का आप स्वयं कुछ पढ़ें। जब दिल्ली उसमें छोटी ही रूप में आती है तब भी दिल्ली का महत्व होता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है वही पार्टीशन के बारे में, विभाजन के बारे में।
बदला में दिल्ली केवल प्रस्थान बिंदु है। ट्रेन चलती है दिल्ली से अलीगढ़ और आगे जा रही है, तो दो सरदार बैठे हैं और मुस्लिम महिला अपने परिवार के साथ उसमें चढ़ती है, उसके साथ कोई पुरुष नहीं है। उसको डर लगता है इन दो सरदारों से, वो ज़माना है। लेकिन वो सरदार उसको आरक्षण देने के लिए और आरक्षित रूप से अलीगढ़ पहुंचाने के लिए बैठे हैं और ट्रेन में बार बार आते जाते रहते हैं दिल्ली से अलीगढ़, ऐसे मुस्लिम लोगों को संरक्षण देते हुए। उनका बहुत कुछ लुट गया है, कट गया है विभाजन में, अब उसका बदला वो इस प्रकार ले रहे हैं, दूसरों की हत्या करके नहीं, दूसरों पर अत्याचार करके नहीं, लेकिन दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लोगों को संरक्षण देकर इस प्रकार, वो सही बदला है। ये हमारे आज के समय के लिए भी उतना ही उपयुक्त बदला है जितना उस दिन के लिए। बहुत धन्यवाद आप सबका। और यहाँ उपस्थित सभी की ओर से हम आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। Ladies and gentlemen, we conclude this session.